हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 एफआईटी का। अब इसमें एवरी हम ये देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं। हम जो समझेंगे तो वो ज़्यादातर थ्योरीमेटिकली है, तो इसलिए हम कॉपी की हेल्प लेंगे। मैं कॉपी की हेल्प में आपको समझा दूंगा अच्छी तरह। तो पहला टॉपिक आएगा हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। हमारी कंप्यूटर की कितनी सारी जनरेशन है? लगभग सबको पता है कि हमारी 5 जनरेशन अब तक है। फिफ्थ जनरेशन वो है एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रवेश है, तो हम वो करेंगे। फिर आता है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर का फंक्शन है, एक डायग्राम के थ्रू हम बताएंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, अर्थमेटिकली करता है, लॉजिकली भी करता है, फिर आउटपुट कैसे देता है, किसके माध्यम से देता है, वैसे सब कुछ। मेमोरी एंड इट्स यूनिट्स। मेमोरी और इस यूनिट्स मतलब मेमोरी के क्या क्या यूनिट्स होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। यूनिट्स जैसे 1 बाइट, 1 जीबी, 1 टीबी, 1 टीबी ऐसे। और स्टोरेज डिवाइसेस और बूटिंग। स्टोरेज डिवाइसेस में जैसे रैम रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी ऐसे लगते हैं, तो मेमोरी में भी रैम रोम आ जाती है। और बूटिंग प्रोसेस होती है जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं सिंपली स्विच ऑन करके, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और हम जैसे कि अब हमने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया है पर बटन ऑन ऑफ नहीं किया, तो उसको हम बोलेंगे हॉट बूट। वैसे ही हम करने वाले हैं आज ये कुछ टॉपिक्स। तो चलिए अब लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक्स। फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जब मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जब हमारी जनरेशन होती है पाँच हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ। जो फोर्थ जनरेशन है वो प्रेजेंट में है, फिफ्थ आने वाले फ्यूचर में आ सकती है, तो वो फिफ्थ जनरेशन हुई। तो अभी फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1949 टू 1955 में इन्वेंट हुए थे। जो ये लिखा हुआ है वो इनकी क्लासिफिकेशंस हैं कि इनका जैसे कि साइज बड़ा था, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, ये वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा चलते थे, और भी और इनकी जो साइज वगैरह था इनका वो ज़्यादा बहुत बड़ा था। तो अब यही इसमें चीज़ों में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आते हैं कि इसके अलग अलग फ्लोइंग कंप्यूटर डेट कैन बी लिस्ट कैटेगरी। इनके कंप्यूटर की थोड़ी बहुत लिस्ट कैटेगरी है ये, कि कंप्यूटर की अलग अलग कैटेगरी में थे। वहाँ पे 4 कैटेगरी थी। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की क्या है, जो मैंने अभी ये बताई थी। जैसे इनका साइज बड़ा होता था, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और ज़्यादातर ये कभी कभी इनका आंसर था वो फेलियर्स में आ जाता था, मतलब अच्छा आंसर नहीं दे पाते थे ये। कभी कभी जैसे हमने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थे तो वो कभी कभी सोल्व नहीं कर पाते थे, वो फेलियर भी थे। दे जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, वो ज़्यादातर हीट भी जनरेट करते थे बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। दे ओनली सपोर्ट मैकेनिकल लैंग्वेज। मैकेनिकल लैंग्वेज होती है 1 0 और 0 और 1, ये हमारी एक मैकेनिकल लैंग्वेज है। 1 मार्क्स का सवाल ये आ सकता है। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 टू 1965 में जनरेट हुए थे। तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है, दे यूज ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर यूज करते थे। दे हैड अ स्मॉल साइज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इनका जो साइज है वो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में स्मॉल था, और साथ में हीट भी ज़्यादा लेस कंज्यूम करते थे, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी लेस कंज्यूम करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। दे वर मोर रिलेएबल एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्टर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में। दे यूज्ड मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क। ये जैसे अब पहले वाले कंप्यूटर थे उनके अंदर शायद वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह कुछ स्टोरेज के लिए ली जाती थी, पर इसके अंदर हमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी और मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आजकल के जो हमारे मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए, उनके अंदर
डिस्क, रैम, रोम ये होने लगी है। तो उन पहले के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप्स वगैरह स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती थी। दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने आपको बता दिया था। दे सपोर्ट मैकेनिकल एंड असेंबलिंग लैंग्वेज, ये मैकेनिकल मतलब 10 लैंग्वेज भी करते थे, और असेंबलिंग लैंग्वेज प्रोग्राम मतलब असेंबल लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स और अल्फ़ाबेटिक्स दोनों का यूज़ होता हो, तो होती है असेंबल लैंग्वेज। ज़्यादातर इसके ऊपर कोई सवाल नहीं बनता, फिर भी आपको याद करना पड़ेगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन से थे? 1966 टू 1975 तक डेवलप होने वाले कंप्यूटर थे ये। 1966 टू 1975 में चलते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या थी? ये इंटीग्रेटेड सर्किट से बने हुए थे, जो इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे थे। द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर वाज स्मॉल देन द अर्लियर कंप्यूटर। दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, वह लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब वो ज़्यादा जल्दी डाटा प्रोसेस करके दे देते थे आउटपुट। दे सपोर्ट हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि वो जैसे कि हमारी अब सी लैंग्वेज होगी, C++, पाइथन, जावा और भी अलग अलग जो लैंग्वेज होती है वो उनको सपोर्ट करते थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आगे हमारे, दे कंटेन्स हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं आपकी बारी। दे कंटेन्स हग्स स्टोरेज वॉल्यूम्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल स्टोरेज। दे कंटेन्स मेन मेमोरी अप टू हंड्रेड्स ऑफ GB। मेन मेमोरी हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी, तो GB तक कंटेंट 100 GB तक कंटेंट्स करते थे। दे आर अकाउंटेड बाय ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। अब आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, AI बेस्ड या अपकमिंग कंप्यूटर भी हम कहते हैं इनको। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन सर्किट्स। ऑप्टिकल फाइबर्स होंगे इनके सर्किट्स में। डेवलपमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब जो इनका जो डेवलपमेंट होगी वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होगी। यूज़ ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, ये नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक एनेबल्स बायोक्लिप्स। अब यूज़ ऑफ नेचुरल लैंग्वेज का मतलब है जैसे हम बोलते हैं तो वो उस लैंग्वेज में ही कर पाएंगे। मैग्नेटिक एनेबल बायोचिप्स का भी मतलब है ये कि जो चिप्स होती है, मैग्नेटिक कोई चिप्स होती हैं तो वो उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, मतलब स्टोरेज वगैरह कैपेसिटी में। अब सबको पता ही है कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। अब ये क्या करता है? इनपुट, हम इसको द यूजर्स गिव्स इनपुट टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा और कन्वर्ट इनटू आउटपुट। ये आप लिख सकते हैं एक छोटी सी एक लाइन में, या ज़्यादातर ये 4 मार्क्स का आएगा या 1 मार्क्स का, तो आप इसमें यही चीज़ लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब है हमारा सेकंड टॉपिक, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें एक आपको डायग्राम दिखाता हूं। पहले मैं आपको ये एक ब्लॉक डायग्राम है हमारे कंप्यूटर का। इसमें इनपुट, ये सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्टोरेज होती है, ये स्टोरेज होती है। फिर दूसरे वाले एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम कंट्रोल यूनिट और ALU और CU, इनकी फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी जाती है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU का होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब है ये CU जो हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है कि इनपुट दिया हमने तो उसको प्रोसेस करेगा, प्राइमरी के अंदर स्टोर करेगा, सेकेंडरी के अंदर करेगा, आउटपुट किस में देगा, तो वो कंट्रोल यूनिट करता है। और ALU का यूज होता है जैसे कि हमने लिखा 2 + 2, हमको पता है 4 होता है पर कंप्यूटर को नहीं पता, तो वो ALU की हेल्प से उसको सोल्व करेगा, फिर हमको बताएगा आउटपुट, जैसे कि 4 आया या कुछ और आया। अब हमने लिख दिया 5 + 2 कितना होता है, तो 7 होता है, तो वो ALU की हेल्प से, या हमने जैसे कि GK के सवाल पूछते हैं तो GK के लॉजिकल में आ सकते हैं, और रीजनिंग के भी सवाल वो लॉजिकल में आते हैं,
तो जिसमें हमारा लॉजिक लगे तो वो ALU में होएगा। जैसे कि अब हमारा प्लस करते हैं हम, और भी कुछ अलग अलग सवाल होते हैं या पजल सॉल्व करते हैं, तो वो ALU के द्वारा सॉल्व की जाती है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर हमने समझ लिया है। अब पहला हमारा प्रोसेस स्टेप आता है इनपुटिंग। हमने इसको इनपुट दिया। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुटिंग। मतलब हमने कमांड या इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को या कोई डाटा दिया तो हम क्या कहेंगे उसको इनपुटिंग। स्टोरिंग to save data and instructions so that they are available for future use and where everywhere required whenever required। मतलब हमने अपना डाटा या इंस्ट्रक्शन हमने जो इनपुट किए थे वो सेव कर देगा एक प्राइमरी, या जैसे कि उसको परमानेंट रखना चाहें कंप्यूटर के अंदर तो सेकेंडरी के अंदर स्टोर करेगा, जो हम फिर आने वाले कभी फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या जो हमने डाटा दिया है या हमने इंस्ट्रक्शन दी है तो उसको प्रोसेस करेगा और उससे एक आउटपुट निकालेगा और वो हमको देगा। फिर वो प्रोसेसिंग होगी, मतलब जो हमने जो इनपुट दिया वो उसने इसका आंसर निकाला, अभी उसके पास ही है। फिर आउटपुटिंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट टू यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट्स और विजुअल डिस्प्ले। अब हम कभी कभी इनपुट पे जैसे कि हमने लिखा M लिख दिया, हमने क्लिक करिए M, तो किसी वो कंप्यूटर में हम जब मॉनिटर के अंदर देखते हैं तो वो वहाँ पे M दिखाता है, तो हमने इनपुट दिया फिर उसने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा तो हमने M लिखा है तो वो आउटपुट में हमको M ही लिख के देगा, कुछ और नहीं लिख के देगा। तो वो होता है इनपुट प्रोसेसिंग, मतलब उसको डाटा को उसने प्रोसेस किया कि क्या चीज़ है ये, और आउटपुट मतलब उसने हमको इसका रिजल्ट बनाया। जैसे मैंने लिखा 2+2 ये मेरा इनपुट है, फिर वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस में निकालने के बाद उसका आंसर जैसे 4 आया है तो वो हमको आउटपुट देगा, मॉनिटर के द्वारा हमको बताएगा कि इसका आंसर 4 है। तो कंट्रोलिंग डिटेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन द विच ऑल अबव ऑपरेशन आर परफॉर्म। ये डिटेक्ट करेगा। कंट्रोलिंग मतलब CU हमने जो पढ़ा था उसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, वो कंट्रोल करेगा कि हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो। जैसे अब मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी लिखा है, इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग आउटपुट, ये एक स्टेप में लिखना आपको भी। मतलब इसका मतलब है कि हमने पहले इनपुट दिया तो वो पहले इनपुट लेगा, उससे पहले आउटपुट तो दे नहीं सकता, ना प्रोसेसिंग कर सकता, तो वैसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओके, अब हमारा आ जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? द हार्डवेयर आर दी दोज डिवाइसेस दैट वी कैन टच। जैसे अब हमने लैपटॉप हो गया, लैपटॉप के अंदर हम या कंप्यूटर के अंदर देख लेते हैं कीबोर्ड होता है, हम उसको टच कर सकते हैं। रैम, CPU, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये एक्सेट्रा और भी होते हैं जो ये हम उनको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो हो गए हार्डवेयर डिवाइसेस। द फिजिकली कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कलेक्टिवली नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, जो हम फिजिकली जिनको टच कर सकें। सॉफ्टवेयर इसका अपोजिट होता है, वाइस वर्सा। जैसे कि अ सेट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एसोसिएटेड डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये होते हैं, हम उनको फिजिकली टच नहीं कर पाते, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे डाटा हो सकता है या कुछ और सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन हो सकती है। अब जो आपके मोबाइल के अंदर जो ऐप्स हैं आप उनको टच नहीं कर सकते, तो एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और भी अलग अलग चीज़ें होते हैं, तो वो सब कुछ क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बूटिंग। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग इज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक डॉस, विंडो, लिनक्स एक्सेट्रा। ये एक प्रोसेस होती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की, लाइक जैसे हमारी डॉस या विंडो, हम बोलते नहीं मेरे पास विंडो 11 है, 10 है और भी है, तो ये विंडो
जो होती है आजकल विंडो ही होती है, तो हम उसको क्या ऑपरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनटू द मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। एवरी कंप्यूटर कीप अ प्रोग्राम कॉल्ड bootstraps loader into the permanent memory called ROM. ROM is हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। As soon as the computer is switched on, the BIOS computer is ROM started running by clicking presence of a memory input and output devices etc. After that the computer system is transfer into RAM. फिर क्या कह रहा है ये, हमने जैसे कि स्विच ऑन किया तो BIOS के द्वारा जो प्रोग्रामिंग है इन रोम के अंदर वो उसको रन करेगा और हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा अब स्टार्ट हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद वो ट्रांसफर हो जाएगा इनटू रैम के अंदर। तो रैम के अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, द एंटराइज प्रोसेस इज कॉल्ड बूट। जो दूसरी एंटायर मतलब जो बाकी जो प्रोसेस होती है उसको बूट कहते हैं। द प्रोसेस यूज BIOS एंड bootstrap loader programming of ROM. Thus the process of starting the computer such that it can work as per user requirement is called booting. मतलब यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोसेस की जाती है उसको हम कहते हैं बूटिंग। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बूटिंग, कोल्ड एंड वार्म बूटिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? द कोल्ड बूटिंग इज ऑल्सो कोल्ड हार्ड बूट HARD। When the booting is done by switching on the power supply of computer, then the such a booting is called cooled boot। मतलब हमने सिंपल बस स्विच ऑन किया कंप्यूटर का और वो स्टार्ट हो गया, उस प्रोसेस को हम कहेंगे कूल्ड बूटिंग प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम इट इनिशियल स्टेट टू आफ्टर स्विचिंग ऑन द पावर द इंस्ट्रक्शन आर रीड from ROM and after checking the operating system is located into RAM। मतलब जे पूरा प्रोसेस होने के बाद चेकिंग करने के बाद हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की तो वो किस में चल जाती है, रैम में चल जाती है। पर हॉट बूट क्या होता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वार्म बूट और सॉफ्ट बूट भी कहलाता है। द हॉट बूट इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर विदाउट स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। मतलब हमने इसको बटन से ऑफ नहीं किया, हमने सिर्फ इसके अंदर रीस्टार्ट, हम नहीं कहते रीस्टार्ट कर दो कंप्यूटर को या लैपटॉप को, तो वो एक होती है हॉट बूटिंग। इन दिस बूट द कंप्यूटर डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट से स्टार्ट नहीं होता है। दिस बूट इज रिक्वायर्ड इन केस वेयर सिस्टम इज स्टक्ड और सम वेयर हैंग्ड। मतलब जब हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है या कहीं रुक जाता है, क्रैश डाउन हो जाता है, तो इन दिस केस हम इसको रिस्टार्ट करते हैं बाय प्रेसिंग। स्टेप्स ऑफ बूट प्रोसेस। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं? द स्टार्टअप पोस्ट मतलब होता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, फिर लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, लोडिंग सिस्टम यूटिलिटी, फिर यूज़र ऑथेंटिकेशन। मतलब हमने उसको स्टार्ट किया। पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट, ये अपने आप ही एक सेल्फ टेस्ट करेगा, जैसे रैम में गया, रोम में गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन किया, फिर लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करेगा, फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करेगा। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब रैम के अंदर करेगा, फिर लोडिंग सिस्टम यूटिलिटी करेगा। फिर इसके बाद जो यूज़र ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब जो हमने पासवर्ड या कुछ और लगाया है या कुछ नहीं लगाया, तो यूज़र के यूज़ करने के लिए ये काम करने लगेगा। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी। इससे पहले हम देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होते हैं। जैसे 1 बिट होता है 0 और 1, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, 1 बाइट्स इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 KB मतलब किलो बाइट 1024 बाइट्स, 1 MB मेगाबाइट 1024 KB किलोबाइट, 1 गीगाबाइट GB इज इक्वल टू 1024 MB
मेगाबाइट, 1 TB टेराबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1 PB पेटाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 TB टेराबाइट। या हम इसको लिख सकते हैं 1 PB इज इक्वल्स टू 10 की पावर 15 बाइट्स। अब फंक्शन ऑफ मेमोरी क्या होता है? स्टोर दीज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू दी प्रोसेस्ड। हम इसको स्टोर डाटा या इंस्ट्रक्शन को हम स्टोर करते हैं प्रोसेस करने के लिए। स्टोर इमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, इमीडिएट रिजल्ट को प्रोसेसिंग करने के लिए। इमीडिएट रिजल्ट वो होता है जो हमने अभी जैसे कि हमने इनपुट दिया तो उसका जल्दी ही वो इमीडिएट एक रिजल्ट निकाल दे, उससे पहले ही वो एक रिजल्ट निकाल के रखे। स्टोर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर रिलीज टू एन आउटपुट। उनको पहले ही स्टोर कर लेगा वो प्रोसेसिंग। एक ये वाली जो प्रोसेस होती है वो कैच मेमोरी के अंदर स्टोर की जाती है। वो हम आगे जाके बताएंगे, आगे हम पढ़ें। मतलब इसके अंदर क्या होएगा, जो हमने जो इनपुट दिया था जो उसने रिजल्ट निकाल लिया तो वो प्रोसेसिंग होने से पहले मतलब आउटपुट देने से पहले वो कहीं पे स्टोर कर लेगा। ओके, अब हम मेमोरी के पहले टाइप्स देख लेते हैं। मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी के रैम रोम। अब हम पढ़ते हैं कि मेमोरी क्या होती है। तो मैं इसमें बुक की हेल्प लूँगा क्योंकि मैंने आगे इससे लिख नहीं रखा। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण इसका हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे आगे। ओके, थैंक यू।